नमस्कार, जय हिंद। आज से हम लोग राज्य व्यवस्था हिंदी माध्यम में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि डेमो लेक्चर में मैंने बताया था कि राज्य व्यवस्था एक सरकार और उसकी संस्थाओं का अध्ययन है। आज की इस क्लास में हम टॉपिक वाइज चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और ये पहले आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये एग्ज़ाम जो आप देते हैं, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम हो या सरकार और सरकार की संस्थाओं से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम, इन सब में ये टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में देखा जाता है। अगर इसमें हम अपने आप में एक सिलेबस को आइडेंटिफाई करें, यस, तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। ये टॉपिक जो अभी हम करने जा रहे हैं ये हिंदी माध्यम में है और अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में इवनिंग में लाइव क्लासेस होंगे। तो हिंदी को ध्यान में रखते हुए, हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को शुरू किया जा रहा है। आप जैसा कि मैं भी बता रहा था कि कोई भी एग्ज़ाम आप सरकार या सरकार से जुड़ा हुआ कोई परीक्षा देते हैं, तो उसमें संविधान, सरकार, सरकार के ऑर्गन्स यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति वगैरह जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम उसके डायमेंशंस को देखेंगे यूपीएससी के लेवल पर भी, और जब वनडे एग्जामिनेशंस में आते हैं, एनडीए, सीडीएस, आरओ, एआरओ जैसे एग्जाम में आते हैं, तब इसकी उपयोगिता क्या होती है। इसके बिना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाना आज के समय में लगभग मुश्किल है, अगर आप सरकारी सेवा में बैठने जा रहे हैं, सरकारी सेवा परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था से ही हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं और जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हमें संविधान, सरकार और संस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। यानी कि राज्य व्यवस्था के आधार के रूप में हम संविधान को लेंगे। अभी हम डिफाइन करेंगे सब ये सब है क्या। राज्य व्यवस्था चूंकि सरकार और उनकी संस्थाओं से ही मिलकर बनती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कि एक व्यवहार में भी प्रेजेंट है और ये अध्ययन के रूप में भी है। यानी कि ये सरकार और उसके इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन्हें लागू करने की जो प्रक्रिया होती है, ये सब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी राज्य व्यवस्था का आशय राज्य करने वाली व्यवस्था, और राज्य करने वाली व्यवस्था आपके देश में क्या है? सरकार। तो सरकार और सरकार के साथ अन्य वे संस्थाएं जो कहीं ना कहीं शासन के काम में संलग्न है। शासन के काम में संलग्न होने का मतलब यह है कि जो कहीं ना कहीं देश को चलाने के लिए निर्णय लेते हैं, जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनके प्रबंधन में भागीदारी करते हैं, या किसी न किसी रूप में संसाधनों के और अफेयर्स यानी सरकार के मामलों को प्रबंधित करने में योगदान देते हैं। ऐसे सारी व्यवस्थाओं को मिलाकर, ऐसे सारी संस्थाओं को मिलाकर बनता है राज्य व्यवस्था। यानी दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? राज्य व्यवस्था। लेकिन भारत में राज्य व्यवस्था कैसी होगी, राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, सरकार का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार से इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं कार्य करेंगी, सरकार के अलग अलग अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे, इन सब बातों को तय करता है संविधान, जो देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। देश का सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान, ये माना जाता है। अब देश के सर्वोच्च कानून के रूप में इसकी आवश्यकता क्या है, क्या काम है इसका, ये भी अभी हम देखेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई परीक्षा में बैठते हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपको संविधान से मिलते हैं, 10 प्रश्न यहां से मिलते हैं। इसका क्या क्या सिलेबस है अभी हम आपको बताते हैं, और सरकार और उसके इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई क्वेश्चन आते हैं। अगर आप
जाते हैं कोई एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स में, तो वहाँ पर संविधान महत्वपूर्ण होता है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आते हैं, सिटीजनशिप से क्वेश्चंस आते हैं, संविधान के किस पार्ट का संबंध किस सब्जेक्ट से है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। संविधान में जो अनुसूचियां हैं, तो किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है, अगर आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र उठाएंगे तो ज़्यादा इसमें आपको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे क्वेश्चन दिखाई देंगे। यहाँ पर हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इन्हीं टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संविधान का अध्ययन करेंगे, फिर सरकार के ऑर्गन्स यानी सरकार और सरकार के जो अंग हैं उनका अध्ययन करेंगे, और फिर हम जो संवैधानिक, गैर संवैधानिक और वैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक जैसा कि संविधान में दिया हुआ होगा, संविधान में कैसी संस्थाएं दी हैं, जैसे वित्त आयोग, जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जैसे राजभाषा आयोग, ये सब क्या है, संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में दिए गए हैं, और इसलिए इन्हें हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। इसी प्रकार संसद कुछ कानून बनाकर कुछ संस्थाएं बनाता है। जैसे संसद ने कानून बनाया सूचना का अधिकार अधिनियम। अब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संसद ने एक संस्था बनाई, राष्ट्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। इसी प्रकार कई सारे कानून संसद ने पारित किए और उनसे कई सारे आयोगों का गठन किया। इसके अतिरिक्त अगर हम विधिक आयोगों में देखें कि जो संसद के कानून से बने हैं, उसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ऐसे कई सारे आयोग आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी संस्थाएं भी बनती हैं जिन्हें ना तो संसद ने कानून बनाकर बनाया है और ना ही संविधान में उनका उल्लेख है, बल्कि सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी करके या एक आदेश जारी करके संस्थाओं का गठन किया। जैसे भारत में नीति आयोग, नीति आयोग के पहले योजना आयोग हुआ करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करता था। ये सब क्या थे, गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, गैर वैधानिक और अवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक में अंतर होता है। असंवैधानिक मतलब जो संविधान के उल्लंघन में हो, यानी संविधान का जो वायलेशन करता हो। गैर संवैधानिक मतलब कि संविधान में है नहीं लेकिन संविधान का उल्लंघन भी नहीं करता, कानून से बनाया नहीं गया लेकिन कानून का उल्लंघन भी नहीं करता, तो इसे गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संविधान। संविधान, इसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर हम थोड़ा इसकी आवश्यकता को देखें तो पहले हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि क्या है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, संविधान क्या है, ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। यानी एक ऐसा कानून जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। मतलब इसका यह हुआ कि कैसे सरकार बनेगी, सरकार की पावर्स क्या होंगी, सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या होंगे, उनके बीच रिलेशन क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य संबंध क्या होगा, सरकार का नेचर कैसा होगा, सरकार और जनता के बीच का संबंध कैसा होगा। तो किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला सर्वोच्च कानून होता है ये। साथ ही साथ संविधान को शासन के नियमों एवं विनियमों का दस्तावेज भी कहते हैं। यानी एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें शासन के नियम शामिल है कि देश का शासन चलेगा कैसे, देश के शासन में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, कानूनों को लागू करने का अधिकार किसके पास होगा, और न्यायपालिका के अधिकार क्या होंगे, ये इस संविधान से तय होता है। संविधान तय करता है कि सरकार
की संरचना क्या होगी, सरकार की संरचना क्या होगी, सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, सरकार की सीमाएं क्या होंगी। यानी संविधान ही तय करता है कि सरकार का स्ट्रक्चर कैसा होगा, संरचना कैसी होगी, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ऑटोक्रेटिक होगा, किस प्रकार का होगा, फेडरल होगा यानी संघीय होगा कि एकात्मक होगा, संसदीय होगा कि अध्यक्षात्मक होगा, सरकार का स्वरूप होगा कैसे, ये बताता है संविधान। इसके अलावा संविधान ही बताता है कि नागरिक और नागरिक के अधिकार क्या होंगे, यानी कौन नागरिक माना जाएगा और उन नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। यानी नागरिक एवं राज्य के मध्य संबंध क्या होगा, कौन स्पष्ट करता है, ये संविधान ही स्पष्ट करता है। यही बाध्यकारी नियमों का संग्रह माना जाता है। यानी कि संविधान क्या है, बाध्यकारी नियमों का संग्रह, जो सभी पर समान रूप से बाध्यकारी होगा और इसका उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। संविधान ही शासन के मौलिक सिद्धांतों को दर्शाता है। यानी संविधान में ही शासन के वो मौलिक सिद्धांत शामिल हैं जिनके आधार पर देश का शासन यानी राज्य व्यवस्था का संचालन होगा। फाइनली अगर नट शेल में कहा जाए कि संविधान संगठित विधान है, संगठित विधान जो राज्य और नागरिक इन दोनों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। राज्य के ऑर्गन क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या क्या होंगी, उनका काम क्या होगा, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये तय करता है संविधान। संविधान ही बताता है कि सरकार बनेगी कैसे, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, सरकार की सीमाएं क्या होंगी और सरकार किस प्रकार से काम करेगी। तो फाइनली एक लाइन में कहा जाए तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिससे देश के सरकार और देश के नागरिक संचालित होते हैं। ठीक है, तो इस संविधान को हमें अध्ययन करना है और क्या क्या टॉपिक संविधान में हमको पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो हम जाने संविधान का परिचय। पहला टॉपिक संविधान का परिचय देखना होगा आपको, यानी संविधान में कुल कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। आप कहेंगे इसकी क्या आवश्यकता है, तो कोई भी परीक्षा आप उठाकर देखेंगे, प्रीलिम्स की परीक्षा उठाएंगे तो किस भाग में मौलिक अधिकार दिया गया है, किस भाग में डीपीएसपी दिया है, किस भाग का संबंध आपातकालीन प्रावधानों से है, ऐसा क्वेश्चन में लगातार पेपर में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप देखिएगा तो यूपीएससी का जो पेपर या पीसीएस का पेपर उठाकर देखिए या किसी प्रकार के सरकारी जो यूपीएससी कराता होगा, लोक सेवा आयोग कराता होगा, उसमें आप देखिएगा तो भारत के संविधान के जो विभिन्न अधिकारी हैं या जो संवैधानिक प्राधिकारी, उनके वेतन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में दिया हुआ है, किस अनुसूची का संबंध पंचायतों से है, किस अनुसूची का संबंध शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से है, किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के प्रश्न अनुसूचियों से भी पूछे जाते हैं। वैसे भी संविधान को अगर आप जानते हैं भारत के नागरिक के रूप में, तो भी आप एक सशक्त नागरिक बनते हैं। यानी बिना अपने उस संविधान का ज्ञान हुए, जिस संविधान से आप शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, जिस संविधान से सरकार की सीमाएं तय की गई हैं, जिससे सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, अगर आप नहीं जानते कि सरकार की शक्तियों की सीमा क्या है, तो निश्चित तौर पे सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके अधिकारों का हनन करेगी और आप इसके लिए कभी विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपके अधिकार क्या है। तो अगर हम
संविधान को बेहतर ढंग से पढ़ते हैं तो खाली परीक्षा में ही काम नहीं आएगा, बल्कि एक सशक्त नागरिक बनने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है? पहला टॉपिक परिचय हो गया। दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, अगर आपने पीसीएस या आईएएस की परीक्षा अभी तक दी है तो आपको इस चैप्टर की विशेषता और इस चैप्टर का महत्व तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी तक ऐसा कोई भी आईएएस की परीक्षा या यूपीएससी की परीक्षा नहीं हुई जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आता हो। जैसे संघीय राज्य व्यवस्था या संघीय संविधान की विशेषताएं बताइए। भारत का संविधान में कौन सी विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? भारत का संविधान संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाता है, इसका क्या मतलब? ये सब इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तीसरा चैप्टर जो यहां पर इंपॉर्टेंट आता है वो आता है प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल। प्रस्तावना से कैसे प्रश्न आते हैं? बहुत सारी शब्दावलियां सुनते हैं। जैसे प्रस्तावना का एक मैं मोटा मोटा आपको एक वो बताऊं, एक्सप्रेशन बताऊं, तो प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा तथा उपासना की स्वतंत्रता तथा उन्हें विचारों के साथ साथ परिस्थिति की समानता और अवसर की समानता को सुनिश्चित कराने के लिए और उन सभी में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में एतत् द्वारा मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी अर्थात 26 नवंबर 1949 के दिन हम संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित तथा अंगीकृत करते हैं। हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना भारत के लोगों का सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये प्रस्तावना भारत के लोगों का शपथ पत्र है, जिन्होंने कहा कि हम भारत को एक संप्रभु, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। जिन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होगा कि संविधान के माध्यम से हम भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा तथा उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर एवं परिस्थिति की समानता को सुनिश्चित करा सके और हम इस भारत के लोगों की डिग्निटी को, यानी उनकी गरिमा को और राष्ट्र की एकता और अखंडता को इस संविधान को ईमानदारी से लागू करके सुनिश्चित करेंगे। कौन? हम भारत के लोग। इतनी बातों को, जिसमें कि स्पष्ट तौर पर भारत की जनता की इच्छा को बताया गया, इसी इच्छा को प्राप्त करने के लिए संविधान निर्मित किया गया। इसीलिए मेंस में एक प्रश्न आया है और ये प्रश्न है कि भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक दस्तावेज है। तो देखिए, जो दस्तावेज जनता के इच्छा, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लिखा गया हो, जिस दस्तावेज को जनता ने ही जनता के लिए तैयार किया हो, जिस दस्तावेज के माध्यम से एक ऐसी सरकार बनाई जा रही है जिसमें जनता की भागीदारी होगी, जिस दस्तावेज के माध्यम से मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जा रही है, ये दस्तावेज कैसा होगा? लोकतांत्रिक ही तो होगा। तो यहां पर एक टॉपिक प्रस्तावना का होगा, साथ ही साथ एक टॉपिक यहां पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी भारत संघ के राज्य कौन से हैं, राज्य और
यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर क्या होता है, राज्य के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र बदलना हो तो कौन करेगा ये काम, नए राज्यों का गठन करना हो तो कौन करेगा ये काम, राज्यों के गठन करने की प्रक्रिया क्या होगी, कब कब कौन से राज्य बनाए गए और राज्यों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये हिंदी माध्यम की क्लासेस हैं जिसमें हम हिंदी के सारे यानी टर्मिनोलॉजीज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन वो भी हिंदी में ही होंगी, लेकिन इवनिंग के क्लास में जब हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो शाम को 8 से 9 वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें यही टॉपिक इंग्लिश में कराया जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश सेपरेट करने का आधार ये भी है कि जब आप परीक्षा लिखने जाते हैं तो आप हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते हैं। बाइलिंगुअल अगर आप क्लास में आप सामने बैठे हैं तब तो ये पॉसिबल है कि आप उसके बेसिक जो डिफरेंसेस उनको समझ सकें और फायदा ले सकें बाइलिंगुअल का, लेकिन वेन एवर यू आर ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो जरूरी है कि वो शब्दावलियां जो आपको लिखनी है एग्जाम में वो आपको पता हो, तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश का बैच सेपरेट किया गया है। तो हिंदी के इस बैच में हम आपको पहला टॉपिक संविधान पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको पहले बता रहे हैं इसके कंपोनेंट्स क्या है। संविधान, इसके परिचय में हम लोग इसके भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, फिर संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, संविधान की प्रस्तावना और संविधान में जो राज्यों का स्ट्रक्चर, राज्यों को बनाने का तरीका, राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र बदलने का तरीका है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा टॉपिक इसमें हम लोग नागरिकता देखेंगे। नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस अध्याय में हम लोग नागरिक कौन होते हैं, नागरिकता क्या होती है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, नागरिकता समाप्त करने के क्या तरीके हैं और साथ ही साथ भारत के नागरिकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है जो विभिन्न प्रकार के सीएए जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, काफी विवादित था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एनआरसी है, क्या है ये, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, इसमें क्या अंतर होता है और साथ ही साथ नागरिकता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं, जैसे एनआरआई क्या होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल के लोग क्या होते हैं, अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों में क्या अंतर है, पीआईओ और ओसीआई यानी पीआईओ और ओसीआई के बीच डिफरेंस क्या है, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा। इसमें हम संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, नागरिकता की अवधारणा शुरू कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे, नागरिक और निवासी में अंतर क्या होता है इसकी बात भी यहाँ पर करेंगे। छठा टॉपिक हम संविधान में देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों में हम लोग संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को देखेंगे, एक एक अधिकारों की प्रासंगिकता क्या है वो देखेंगे, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार बाकी अधिकारों से अलग कैसे हैं, अधिकारों को और जो भारत के कानून हैं उनके बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, किसको वरीयता मिलेगी, ये सब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में देखेंगे। शायद आप परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको पता होगा ये एग्जाम, जो कोई भी एग्जाम सरकारी आता है तो ये एक बहुत ही हार्ड लेवल पर नहीं पूछे जाते, बल्कि किस आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार है, समानता के अधिकार किन किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता या सेकुलर स्टेट किस अनुच्छेद से पता चलता है, ये सब इस प्रकार से सरल क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी के लेवल पर मेंस की परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाकर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को आधार बनाकर मौलिक अधिकारों को पूछा जाता है, तो वहां पर उसकी चर्चा करेंगे जब इसको हम पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर जो इसमें पढ़ेंगे वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, इसे इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक्चुअली ये संवैधानिक सिद्धांत हैं। अभी मैंने संविधान की परिभाषा बताते समय आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि संविधान शासन के सिद्धांतों का संग्रह है।
यानी राज कैसे चलेगा इसके सिद्धांत कौन तय करता है? संविधान। राज कौन करेगा यानी सरकार कैसे बनेगी, उसकी पावर क्या होगी, कौन तय करता है? संविधान। किस पर राज किया जाएगा यानी कौन लोग होंगे जो गवर्नड होंगे, यानी नागरिक। इन सब की बात संविधान कर रहा था। तो यहां पर संविधान के लिए क्या क्या संवैधानिक निर्देश है राज्यों के लिए या सरकार के लिए कि कैसे अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि उनकी पावर पर लिमिटेशंस होती हैं। तो यही है संवैधानिक लिमिटेशन जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत उनके ऊपर लगाई जाती है। इसीलिए इसे फिलॉसफी कहते हैं। यानी मौलिक अधिकार हमारे संविधान का राजनैतिक दर्शन दर्शाता है कि किस प्रकार से लोग और सरकार अपने पावर और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, और नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक दर्शन बताता है कि किस प्रकार से सामाजिक जो गवर्नेंस है, सोशल गवर्नेंस है, किया जाएगा, सामाजिक शासन को कैसे प्रबंधित किया जाएगा, आर्थिक प्रबंधन कैसे होगा, ये सब यहाँ पर बताया गया। इसके बाद एक चैप्टर हम लोग इसमें और देखेंगे, 8वां चैप्टर, वो होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य होते हैं, नागरिकों को क्या करना चाहिए, नागरिकों का क्या ड्यूटी होगा, ये सब यहाँ पर बताया गया है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मेंस में पूछा जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को इंश्योर करते हैं, संवैधानिक नैतिकता का आधार है, नागरिकों के लिए उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताने वाले स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं नागरिकों के लिए संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का आधार भी बनते हैं। 9वां चैप्टर इसमें हम लोग देखेंगे वो होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में कैसे संशोधन होता है, संविधान संशोधन विधेयक यानी संविधान में संशोधन करने वाले प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, संविधान के संशोधन में राज्यों की पावर क्या है, केंद्र राज्य दोनों संविधान संशोधन से किस प्रकार से जुड़ते हैं, राज्यों की शक्तियां क्यों सीमित हैं संविधान को संशोधित करने में, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और फाइनली जो 10वां चैप्टर इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। इस प्रकार संविधान के पार्ट में हम ये 10 चैप्टर देखेंगे, और विश्वास मानिए कोई भी परीक्षा जो आप दे रहे हैं इसको पढ़ने के बाद जब 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको किसी भी परीक्षा में, किसी लेवल की परीक्षा में अगर यहां से कोई प्रश्न आएगा तो एक प्रश्न छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप सीरियसली जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसको सिर्फ रिवाइज करते चलिए। हम पीडीएफ के माध्यम से आपको मटेरियल भी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ में हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी देंगे इसके ऊपर बेस्ड, और साथ ही साथ लिखने के लिए भी 125 वर्ड्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 125 वर्ड्स 200 वर्ड्स में हम यहाँ पर आपको असाइनमेंट भी देंगे। आप वो करके किसी भी मोड पर टेलीग्राम के माध्यम से या मेल करके आप हमारे उसको भेज सकते हैं, यहाँ से कॉपी चेक करके आपको फिर से वापस सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक उठाते हैं, और पहला टॉपिक है भारत के संविधान का परिचय। देखिए यहां पर कुछ बेसिक चीज जानिए कि भारत के संवैधानिक जो विकास है ये आप जानते हैं ब्रिटिश विरासत है, ये ब्रिटिश विरासत है, यानी कि भारत का संविधान एक्चुअली ब्रिटिश काल की देन है। भारत ने आज जो संविधान बनाया उसका आधार काफी पहले पड़ गया था। हालांकि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन पारित हुआ।
अधिनियमित हुआ। और इस तिथि को बोलते हैं संविधान दिवस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप वनडे परीक्षा भी देते हैं, संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस। संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस, जिस दिन भारत के संविधान का अधिनियमन हुआ। लेकिन जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ वो तिथि थी 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। और इस तिथि को बोलते हैं गणतंत्र दिवस। क्योंकि भारत इसी दिन से गणतंत्र बना था। वैसे 26 नवंबर के दिन संविधान बन के तैयार हो गया था और हमारी संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। तो 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत यानी भारत राष्ट्र का जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा निर्वाचित है। अभी तक 26 जनवरी 1950 के पहले या तो पहले गवर्नर्स यहां पर राज करते थे और यहां की हेड कौन हुआ करती थी? महारानी, जो कि हेरेडिटरी हेड थी, यानी मोनार्क थी, राजशाही से संबंधित थे। लेकिन भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित होने वाला जो पहला व्यक्ति बना वो 26 जनवरी 1950 से स्वीकृत हुआ, क्योंकि इस दिन से भारत अपने कानून से चलने लगा। 1947 में भारत आजाद जरूर हुआ था, लेकिन ना तो इसके पास अपना कानून था, ना ही इसकी जनता के द्वारा चुनी गई अपनी सरकार थी, और ना ही इनका अपना कोई स्वतंत्र निर्णय, क्योंकि अभी तक इनके पास कोई अपना कानून ही नहीं था। जनता जो सरकार बनी थी वो ब्रिटिश सरकार ने इंतरिम सरकार के रूप में गठित की थी। तो ऐसे में जो गण यानी जनता का तंत्र है वो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन संविधान में क्या हुआ? एक चुने हुए राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। संविधान में क्या हुआ? सारे पद भारत के नागरिकों के लिए ओपन कर दिए गए। संविधान में सारी शक्तियां जनता को दे दी गई, यानी संप्रभुता जनता में निहित कर दी गई। और अब जाकर सही मायनों में हर एक अमीर गरीब को एक बराबर अधिकार देश के अंदर प्राप्त हुए, यानी गण का तंत्र लागू हुआ। और ये लागू करने वाला कानून था संविधान। इसीलिए संविधान को हम अपना गणतंत्रात्मक दस्तावेज कहते हैं, लोकतंत्रात्मक दस्तावेज कहते हैं। और जिस दिन ये लागू हुआ उसी दिन से वास्तव में शक्तियां भारत की जनता में निहित हो गई। उसी दिन से भारत की जनता के ऊपर ये संविधान सारी की सारी शक्तियां आरोपित कर देता है। इसी वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र मनाते हैं। कभी कोई प्रश्न लोग करते हैं कि गणतंत्र है भी कि नहीं। आज भी जब इतने सारे लोग हैं जिन्हें न्याय तक पहुंच नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके न्याय को पाने के लिए प्रॉपर वो नहीं प्रिविलेजेस बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है, तो क्या एक गणतंत्र है? तो संविधान तो गणतंत्र ही है। अब उसको लागू करने में अगर समस्याएं हैं तो ये एक अलग बात है। लेकिन भारत का संविधान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर, किसी भी आधार पर नहीं। और ये हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब से जुड़ा हो, उसको भारत का राष्ट्रपति बनने का अधिकार एक समान रूप से मिला हुआ है। भारत के अंदर किसी भी पद पर बैठने का अधिकार सभी नागरिकों को एक समान रूप से मिला हुआ है। इसीलिए जिस दिन ये संविधान लागू हुआ उस दिन को हम गणतंत्र कहते हैं। लेकिन चूंकि ये सर्वोच्च कानून है देश का, तो जिस दिन इस कानून को पारित किया गया उस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय कानून है। इस कानून में कोई राज्य या उनका कोई नहीं, हर देश का एक एक नागरिक, देश की एक एक संस्थाएं इस कानून के दायरे में रहकर काम करती हैं। तो इस प्रकार भारत का संविधान अपने आप में देश का सर्वोच्च कानून, जैसा मैंने डेफिनेशन में भी बताया था।
अब इस संविधान के कंपोनेंट क्या हैं और कैसे प्रश्न इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान को जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर अब तक इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में रिजिड है, यानी स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं। हालांकि उनमें संशोधन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए कोई भी परिवर्तन करना कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। और इस संविधान में जब ये लागू हुआ तो 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। यहां पे हम आपको बता दें कि जो ये पार्ट हुआ करते थे भारत के संविधान में 22 भाग थे, ये भाग एक्चुअली शासन का एक सब्जेक्ट था। मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन में बताया कि संविधान देश के शासन को संचालित करने वाला सर्वोच्च कानून है। तो इस कानून में विभिन्न शासन के विभिन्न विषयों को रेगुलेट करने की पावर दी गई और हर एक विषय को एक भाग में रखा गया। जैसे अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता शासन का एक विषय है और ये संविधान के भाग 2 में। इसी प्रकार मौलिक अधिकार ये भी एक विषय है शासन का और ये संविधान के भाग 3 में। यानी भाग 3 अपने आप में एक विषय है, भाग 2 अपने आप में एक विषय है और इस प्रकार से हर एक भाग शासन के एक विषय को लेकर चलता है। तो ओरिजिनली कुल कितने विषयों को गवर्न करने के लिए संविधान बनाया गया? 22 विषयों को गवर्न करने के लिए संविधान बनाया गया। अब शासन, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि शासन के नियमों और विनियमों का संग्रह है संविधान, जिस नियम से देश चलता है। यानी शासन को चलाने के लिए नियम और विनियम का संग्रह है संविधान और वही नियम अनुच्छेद कहलाते हैं। यानी हर एक विषय को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम है। जैसे भी मैंने बोला भाग 2 में एक विषय है नागरिकता, तो नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए नियम है। नियम 5 से लेकर नियम 11 तक, यानी आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 क्या है? नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 यानी अनुच्छेद नियम है, रूल्स हैं, रूल्स ऑफ गवर्नेंस, शासन के नियम हैं। अनुच्छेदों को हम लोग शासन के नियम के रूप में देख सकते हैं और ये भाग जो है ये शासन के विषय के रूप में देख सकते हैं। तो शासन के विषय भागों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और इन शासन के विषयों को, इन विषयों को रेगुलेट करने के लिए जो नियम है वो अनुच्छेद के रूप में शामिल किए गए। इन्हें आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में। जैसा कि मैंने पहले बोला कि इंग्लिश मीडियम की क्लास शाम को चलेगी 8 से 9 के बीच में और हिंदी मीडियम की क्लास चलेगी सुबह यानी 8 से 9 के बीच में। इस दौरान हम हिंदी में कंप्लीटली सेपरेट और इंग्लिश में कंप्लीटली सेपरेट चीजों को रखेंगे। अनुसूचियां क्या है? अब कई सारे ऐसे प्रावधान हैं, कई ऐसे नियम हैं जिन्हें और स्पष्ट किए जाने की जरूरत है, व्याख्या करने की जरूरत है। और अगर उनकी व्याख्या यही संविधान के अंदर कर दी जाती तो संविधान और लेंदी होता चला जाता। तो इस प्रकार से ये जो अनुसूचियां हैं ये एक प्रकार से व्याख्या हैं, व्याख्या या संपूरक प्रावधान है। ये संपूरक प्रावधान। फॉर एग्जाम्पल संविधान के भाग 1 में एक विषय है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, यानी संविधान का पहला भाग यानी पहला चैप्टर जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है, जिसमें यह बताता है कि भारत क्या होगा, भारत की राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र का नाम और क्या होगा। जैसे भाग 1 में 3 से 4 नियम रखे गए, यानी 3 नियम प्रॉपर, चौथा नियम जो है स्पष्टीकरण, 4 आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 1 में यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और भारत संघ के इस जो राज्य क्षेत्र है उसमें राज्यों का राज्य क्षेत्र शामिल होगा, केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र शामिल होगा और अर्जित क्षेत्रों का भूभाग शामिल होगा। लेकिन कौन सा राज्य,
कौन से यूनियन टेरिटरी अनुच्छेद 1 में बताया नहीं गया, तो उसकी व्याख्या कहां की गई? पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में 28 राज्य के नाम, पहली अनुसूची में 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनका टेरिटरी कितना है, ये सब चीजें इंक्लूड की गई। इस प्रकार अनुसूचियां इंडिपेंडेंट प्रावधान नहीं है, बल्कि किसी न किसी अनुच्छेद की व्याख्या है और संपूरक प्रावधानों के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि आज की डेट में लगभग 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंप्लीटली हो जाने के बाद इनमें कई सारे प्रावधान बढ़ गए और भागों की संख्या लगभग 25 हो गई है, 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। लेकिन जैसा अभी मैंने बताया था कि संशोधन संविधान के अंदर कर सकते हैं, संविधान के बाहर नहीं। तो संविधान का टोटल स्ट्रक्चर कितने में? 22 भाग में ही तो है। तो 22 भाग के अंदर कोई पार्ट एड ऑन किया जा सकता है, लेकिन 23वां पार्ट एड ऑन नहीं हो सकता। यानी पार्ट 4 में 4A एड ऑन किया गया, पार्ट 9 में 9A 9B एड ऑन किया गया, पार्ट 14 में 14A एड ऑन किया गया, लेकिन पार्ट 23 कोई जोड़ा नहीं गया क्योंककि ये परमिटेड नहीं है। और इस प्रकार अगर देखा जाए संवैधानिक दृष्टि से तो भारत के संविधान में आज भी 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि तो व्याख्या है, व्याख्याएं एड ऑन हो सकती हैं, लेकिन ये प्रावधान इतने ही रहते हैं। इसके अंदर जितना संशोधन करना है उतना संशोधन कर लीजिए, इसके बाहर कोई चीज एड ऑन नहीं किया जा सकता। तो आज की डेट में 22 भाग, इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस भाग में क्या है और किस अनुसूची में क्या है। तो महत्वपूर्ण भाग और महत्वपूर्ण अनुसूची हम लोग यहां देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी एक तरीके से प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो देख लीजिए। तो भारत के संविधान में अगर हम पार्ट यानी भाग देखें तो मैंने बोला इसका संबंध किससे है? विषय से है, यानी सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ऑफ गवर्नेंस, शासन के विषय। तो महत्वपूर्ण पार्ट देखें कौन सा है। तो संविधान का पार्ट 1 अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसमें जो विषय है वो है संघ एवं इसके राज क्षेत्र। संघ एवं इसके राज क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट विषय है और इसमें लगातार छोटे राज्य होने चाहिए, बड़े राज्य होने चाहिए, राज्यों को बनाने का स्टैंडर्ड, उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या क्या आयोगों के रिकमेंडेशन मेंस में पूछे जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में किस पार्ट में है खाली ये पूछा जाता है। पार्ट 2 भी महत्वपूर्ण है और पार्ट 2 में है नागरिकता, यानी सिटीजनशिप, नागरिकता। और अगर इससे जुड़े हुए हम आर्टिकल भी देखते चलें, यहां पर अनुच्छेद भी देखते चलें, तो हम यहीं पे इसके साथ साथ अनुच्छेद देखते चल सकते हैं। जैसे इसके साथ जुड़ा हुआ अनुच्छेद है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, और जब नागरिकता देखते हैं तो ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक के प्रावधान होते हैं। थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था, मौलिक अधिकार। इस भाग में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35। इसके अलावा पार्ट 4 भी महत्वपूर्ण है, नीति निर्देशक सिद्धांत। उठा के पेपर देखिएगा, हर एक साल छोड़ के एक साल डीपीएसपी किस पार्ट में है ये क्वेश्चन आता है, या मिलाने वाला जो मिला मैच द फॉलोइंग्स करके आते हैं उसमें भी ये चीजें आती हैं। इसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉमनली नाम से जानते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में इसके प्रावधान दिए गए हैं। ऐसे ही पार्ट 4A है जो कि बाद में जोड़ा गया, ये मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ये मौलिक कर्तव्य
क्योंकि ये संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बेस है नागरिकों के लिए। आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। संविधान कुछ मॉरल ड्यूटीज आपको बताता है, डूज एंड डोंट्स बताता है कि आपको संविधान का उल्लंघन नहीं करना है, संस्थाओं का अनादर नहीं करना है, आपको कहीं पर हिंसा नहीं करनी है, आपको महिलाओं का अपमान नहीं करना है, भारतीय संस्कृति का उल्लंघन नहीं करना है, आपको पर्यावरण की रक्षा करनी है, आपको संस्थाओं का सम्मान करना है, आदर्शों का पालन करना है, यानी कुछ करना है और कुछ नहीं करना। तो इसे कहते हैं नैतिक स्टैंडर्ड्स। तो संवैधानिक नैतिकता को स्थापित करने का काम ये कर्तव्य कर रहा है नागरिकों के लिए। और ये 51A संविधान के अनुच्छेद 51A में है। आगे जब आप कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये ओरिजिनली था नहीं संविधान में, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर इसको लागू किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो टॉपिक में चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे खाली इतना जानिए कि पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे पार्ट 9, इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में पार्ट 9 आता है, जो आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसमें पंचायतें, यानी यहां पर पंचायत के बारे में प्रावधान है, और ये आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच में है। पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संविधान में जोड़ा गया। दूसरा, पंचायतें संविधान के किस भाग में हैं। तो पंचायतें संविधान के भाग 9 में है और इन्हें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसी में एक इंपॉर्टेंट और है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और इनके बारे में प्रावधान आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZG के बीच में है। इस प्रकार ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और इन दोनों के बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर इसी में एक और चीज ऐड ऑन किया गया जो अब एग्जाम में आ सकती है, जैसे पार्ट 9B ये जोड़ा गया और इसमें कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी संस्थाओं को जगह दी गई, और सहकारी संस्थाओं को 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और इसमें अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक के प्रावधान दिए गए हैं। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप मान के चलिए कि एग्जाम में प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पार्ट 15। पार्ट 15 इलेक्शन, चुनाव, निर्वाचन। निर्वाचन, इसे इलेक्शन के नाम से इसमें दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक के प्रावधान इसमें दिए गए। निर्वाचन, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है। इसमें कैसे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है, कैसे हटाया जाता है, यह बताया गया है। कैसे इलेक्टोरल लिस्ट यानी मतदाता सूची बनती है, वयस्क मताधिकार क्या होता है, निर्वाचन से संबंधित जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि जो कानून है वो कौन बनाता है, ये सब बातें यहां पर दी गई। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज पार्ट 18।
पार्ट 18 में आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी की बात करता है ये, आपातकालीन प्रावधान। और आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 के बीच में दिया गया है। इसमें 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल यानी कि आपको राष्ट्रपति शासन या राज्य शासन या राज्य आपातकाल या राज्यपाल शासन, किसी नाम से आप संवैधानिक आपात, कई नामों से इनको जाना जाता है। प्री में कोई भी नाम पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं यानी संवैधानिक आपात भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। इस सारे नाम से जाना जाता है। तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल की बात है। जब एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज पार्ट 20, भाग 20। भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बताया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 में 368 में इसका प्रावधान दिया गया। 368 में इतने चैप्टर आप अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो प्रीलिम्स में जो मैच द फॉलोइंग करके आता है उसको आप कर लेंगे। आपको पूरे 22 भाग रटने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने यहां बताए हैं, अगर इतने आपने पढ़े हैं तो आपके मैच द फॉलोइंग के दो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल 100% सही होंगे, गलत नहीं। ठीक है, इसके बाद आपने पेपर दिया है तो आप जानते होंगे कि अनुसूचियों से बहुत क्वेश्चन आता है, किस अनुसूची में क्या है उससे प्रश्न आता है। तो अगला कल की क्लास में हम लोग अनुसूचियों के बारे में लेंगे कि क्या है संविधान की अनुसूचियां और अनुसूचियों में किस अनुसूची में क्या है और उस अनुसूची के अंदर से प्रश्न कैसे बनते हैं। यानी कि पहले जो चैप्टर है परिचय, भारत के संविधान का परिचय, इसमें आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें कोई अपवाद भी नहीं है। दिस इज द 100% कंफर्म, सिक्योरिटी के साथ आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी और परीक्षा दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, तो इनकी संख्या इससे ज्यादा होती है। मैं यूपी पीसीएस और आईएएस की बात कर रहा हूं जहां पे 2 क्वेश्चन कम से कम यहां से मिलते हैं। लेकिन अगर कोई वनडे की परीक्षा देने जा रहे हैं तो मैक्सिमम संविधान पर ही फोकस होता है उनका, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से आते हैं। तो मैंने फिर क्लास शुरू करने के पहले बताया था कि आज से हम लोगों ने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस शुरू की हैं। हिंदी की क्लासेस 8 से 9 में है, आपको अलग से ऑफलाइन क्लास कराई जाएगी, लेकिन जिसको भी करना है, क्योंकि लाइव उन बच्चों के लिए है हमारे सारे सेंटर के जो यहाँ नहीं आ पाते या ऐसे बच्चे जो वीकर सेक्शन में आते हैं, पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोगों ने ये आज से क्लास स्टार्ट किया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में बैठकर ये क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती को आके यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सके। तो हम लाइव क्लासेस के माध्यम से उन लोगों को भी एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। इसके लिए जब हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होती है सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक के क्लासेस चलती हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस, तो इसके दौरान हम 9 के पहले मॉर्निंग में और शाम को 7 के बाद लाइव क्लासेस करेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन किए हैं लेकिन कम समझ में आया है, उतना नहीं सुने, वो यहाँ के क्लास में बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लाइव हो रहा है उनके लिए हो रहा है जो यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन जो यहाँ बैठना चाहें जाके बैठ सकते हैं। 9 बजे से आपकी रेगुलर ज्योग्राफी वगैरह शुरू हो जाती हैं, तो 9 बजे क्लास बंद हो जाएगी। सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर आज ही से आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस भी स्टार्ट हुआ है, साथ ही साथ पीसीएस के लिए स्पेशल ओबी, जो कि आज तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लेकिन कल से अगर आप बैठना चाहें तो 6 बजे अगर आसपास यहाँ पे आप रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, 6 बजे आके बैठ सकते हैं। यहाँ शिप्रा मैम और हम दोनों ही आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस, करेंट अफेयर, ये सब चीजें कराएंगे, जो कि लाइव भी जाएगा। घर में बैठकर करना चाहें तो घर में बैठकर कर सकते हैं। कल से हम आप चाहें तो हिंदी में, जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे मॉर्निंग में आ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की क्लास शाम को 8 बजे होगी, 8 से 9 के बीच में। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप यहाँ ऑफलाइन की क्लास जो रेगुलर वाले में होती है वो नहीं होगी, वो अपने शेड्यूल पर वैसे ही होगी, लेकिन ये क्लासेस आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाली हम वो चीज कराएंगे जो एग्जाम में आता है, क्योंकि ऑनलाइन की एक लिमिटेशन होती है, हम बहुत डीप में जाकर चीजों को आपको कॉन्सेप्चुअली नहीं दे सकते, लेकिन उतना दे सकते हैं जितना एग्जाम में आता है।
तो बिल्कुल टारगेटेड जितना एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं अक्टूबर में पीसीएस का, तो आप इसे कर सकते हैं। आपको 90% क्वेश्चन की गारंटी तो हम अपनी तरफ से देंगे कि अगर पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे पीसीएस में 90% क्वेश्चन आप कर लेंगे, खाली इतनी क्लासेस है, क्योंकि यहाँ पे सर टारगेटेड ही हम चीजों को कराएं। ठीक है, चलिए